हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पर सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई जल्दी ही आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आरबीएसई ने गाइडलाइन दे दी है कि शायद 21 सितंबर से आपकी जो स्कूलें हैं वो 9 से लेकर 12 तक की ओपन हो जाएगी। ऐसा चांस है। तो जब स्कूल ओपन हो जाएगी तब तो फिर हम फेस टू फेस डिस्कस करेंगे किसी भी टॉपिक को, और आपके जो डाउट है वो डायरेक्ट ले लिए जाएंगे। भाई कई विद्यार्थियों को डाउट देने मतलब डाउट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वे पूछ नहीं पाते हैं डर के मारे। तो मैं आपसे उनसे कह सकता हूँ भाई, अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हो। फिलहाल तो आप कर सकते हो ना, बाकी क्लास के अंदर तो कई विद्यार्थी ऐसे जो डर के मारे खड़े नहीं होंगे, चाहे डाउट हो चाहे ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो शायद वो डाउट होगा, तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कीजिए। अगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डाउट आपका उसी समय क्लियर हो जाए। कोई समस्या यहाँ तक, तो यहाँ तक जितना भी अब तक पढ़ाया गया है उसमें शायद आपको कोई समस्या नहीं होगी, और मैंने समस्या आनी भी नहीं दी, क्योंकि कंटेंट उस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपको टॉपिक जो केमिस्ट्री के दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हमको एडवांस लैंग्वेज नहीं पढ़नी, हमको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, और उसके द्वारा ही हम एडवांस की चीज़ों को कवर करेंगे। क्योंकि आप भी जानते हो, किसी चीज़ की ऊंचाई पर पहुँचने के लिए आपको छोटे छोटे कदम रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने सीधा जंप मार दिया और आपने सीख ली, सर हम तो ये केमिस्ट्री सीख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले आपको केमिस्ट्री की नींव को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपकी नींव मजबूत हो गई तो फिर आपके ऊपर जो केमिस्ट्री का मकान बनने वाला है वो तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। भाई इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा किसी भी टॉपिक को समझाने में, चाहे भले बेसिक लेवल का हो या भले एडवांस लेवल का। ये मैटर नहीं करता कि आपके सिलेबस में क्या है, मैटर ये करता है कि आपको कंटेंट कितना समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो आप कंटेंट को समझने की कोशिश कीजिए, उसे रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको कंटेंट समझ में आ जाता है तो उसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स मतलब क्या, जितने भी उसके ऊपर एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली सोल्व कर दोगे भाई। ठीक है? और फिर भी अगर आप उसमें कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। बिना बात किए हम अपने केमिस्ट्री लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। उसमें मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की बात कर ली, मैंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर ली, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात कर ली। हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसकी चर्चा कर रहे थे हम। अब बार बार मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा। मैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या पारस्परिक अनुपात का नियम, वो कोई मैटर नहीं करता, हमको नियम समझ में आना चाहिए। विशेष बात हुई, हम किसी चर्चा कर रहे हैं भाई लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। मैंने पिछले वाले लेक्चर में इसको समझाने की पूरी कोशिश की थी, और आज मैं विद एग्जाम्पल इस नियम को समझाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा भाई। तो ध्यान समझना बात को। हमको पता है इसको जो देने वाला साइंटिस्ट था वो कौन था भाई, रिचर। पता हमको इस चीज़ का। तो ये तो हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये कोई मैटर करता भी नहीं है। हमको तो ये समझ में आना चाहिए कि सर ये जो रेसिप्रोकल जो प्रोपोर्शन जो लॉ है वो लॉ कहना क्या चाहता है, यानी इस लॉ का हमारी केमिस्ट्री में मीनिंग क्या होगा, वो बात डिपेंड करती है। और वो है बात कॉन्सेप्ट सीखने की और समझने की। तो सुनो बात ध्यान से। मैंने कहा था अगर आपको इस नियम को समझना है तो आप एक ट्राइंगल की मदद लोगे। किसकी मदद लोगे आप? ट्राइंगल की। और ट्राइंगल के तीन कोनों पे मान लियो आपने तीन एलिमेंट रख दिए, एक एलिमेंट ए, एक बी और एक रख दिया आपने सी। ठीक है? तीन एटम है, एक एटम ए ले लिया, एक एटम आपने बी ले लिया और एक एटम आपने ले लिया सी। अब नियम क्या कहता है, यदि आपके पास तीन तत्व ए, बी और सी उपस्थित हैं, देखो जो बोल रहा है वो ही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि मान लो आपके पास तीन तत्व ए, बी और सी उपस्थित हैं, हमने उपस्थित कर दिए, और ये तीनों तत्व आपस में संयोग करके, यानी ए सी से जुड़कर क्या बनाएगा भाई, मान लिया कि ए सी बनाएगा सर। सी बी से जुड़कर मान लिया क्या बनाएगा, बी सी बनाएगा। और ए बी से जुड़कर क्या बनाएगा भाई, ए बी। अब सुनो वापिस नियम क्या कहता है कि आपके पास तीन तत्व ए, बी और सी उपस्थित हैं, और ये तीनों आपस में जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। देखो, इसने आपस में जुड़कर ए सी बना लिया, इसने आपस में जुड़कर बी सी बना लिया, और इसने आपस में जुड़कर क्या बना लिया भाई, ए बी। ये तीनों तत्व आपस में जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। ठीक है? कहता है यदि इसमें से किसी एक एटम का, सुना नियम को ध्यान से, वापस बोल रहा हूं, जितनी बार आप नियम को बोलोगे नियम आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। नियम ने क्या कहा कि आपके पास तीन तत्व ए, बी और सी उपस्थित है, कर दिया उपस्थित। कहता है कि ये आपस में जुड़कर, यानी ए सी से जुड़कर ए सी, बी सी से जुड़कर बी सी और ए बी से जुड़कर क्या बनाता है भाई, ए बी।
यानी तीनों तत्व आपस में जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट लाइन में कहता है यदि इनमें से एक परमाणु यानी एक तत्व का अगर मैं परमाणु भार फिक्स कर दूं, मान लिया कि मैंने C का फिक्स कर दिया, अगर मैंने C का फिक्स कर दिया तो यहां पर भी C है और यहां पर भी C है, यहां पर तो नहीं है ना भाई, यहां पर भी C है और यहां पर भी C, तो मैं कहूँगा ये भी फिक्स हो जाएगा और ये भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब वो कोई सा भी हो सकता है, उसमें मैटर नहीं करता, C कुछ भी हो सकता है, मैंने तो बेसिक ले लिया A B और C। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लूंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। कहता है आपके पास तीन तत्व A B और C उपस्थित हैं जो आपस में जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। यदि इनमें से एक परमाणु का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए तो जो बचने वाले दूसरे परमाणु हैं, तो यहां तो कौन बच गया A और यहां कौन बच गया भाई B। सुना नियम को ध्यान से, यदि एक परमाणु का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए तो जो बचने वाले परमाणु हैं, यहां पर तो बचा A और यहां पर बचा B, यानी A और B, तो इनके जो परमाणु भार हो, यानी इसका भार मान लिया मैंने W1 मान लिया और इसका भार मान लिया मैंने W2। अब वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 5 जो भी है, कुछ भी हो। अगर एक परमाणु का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए तो जो बचने वाले परमाणु है, यहां पर बचा A और यहां पर बचा B, इनके जो परमाणु भारों का जो अनुपात है, यानी मान लिया इसका परमाणु भार का अनुपात W1 है, इसका मान लिया W2 है, ये जो अनुपात है जो तीसरे यौगिक है, वो तीसरा यौगिक कौन है भाई AB, मान लिया इसका परमाणु भार X है और इसका परमाणु भार मान लिया मैंने Y, बस तीसरा ये तो बचा। मान लिया इसका परमाणु भार तो X है, इसका परमाणु भार Y, तो इनका अनुपात क्या होगा भाई X अनुपात Y। तो ये जो परमाणु अनुपात है आपस में या तो बिल्कुल इक्वल होंगे या इनके इंटीजर मल्टीपल होंगे, या तो बिल्कुल बराबर होंगे, यानी या तो होगा W1 W2 इक्वल टू X, या क्या होगा जैसे मान लो इसका 1 है इसका 2 है, तो यहां पर क्या आएगा, या तो 1:2 आ जाएगा या 1:4, या तो इसका मल्टीपल होगा इंटीजर मल्टीपल, या बिल्कुल सेम टू सेम होगा। यह नियम कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बात क्लियर है आपको कि अगर आपके पास तीन तत्व A B C उपस्थित हैं, ये तीनों आपस में जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं, इसने बना दिया AC, इसने बना दिया BC, इसने बना दिया AB। यदि इनमें से एक परमाणु का C का फिक्स कर दिया, यदि इनमें से एक परमाणु का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए तो जो बचने वाले परमाणु हैं, यहां तो बचा A और यहां बचा B, इनके परमाणु के परमाणु भारों का अनुपात तीसरा जो यौगिक बन रहा है उसके परमाणु भार के अनुपात के या तो बिल्कुल बराबर होगा या उसका होगा इंटीजर मल्टीपल। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वापस बोल रहा हूं, यदि आपके पास तीन तत्व A और B और C उपस्थित हैं, ये अलग अलग प्रकार से जुड़कर तीन अलग अलग यौगिक बनाते हैं। यदि इनमें से आप किसी एक का परमाणु भार फिक्स कर दो तो जो बचने वाले परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का जो अनुपात है, तो जो तीसरा जो यौगिक बनता है उसके परमाणु भार के अनुपात के या तो बिल्कुल बराबर होगा या उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर मल्टीपल जानते हो ना, उसका जस्ट 2 गुना। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब आपको बात समझ में आ जाएगी विद एग्जांपल्स, लेकिन मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आप एग्जांपल से इस बात को हम किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। देखो एग्जांपल को आप, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया, यहां पर रख दिया मैंने ऑक्सीजन, यहां पर रख दी मैंने हाइड्रोजन और यहां पर रख दी मैंने सल्फर। 3 एटम रख दिए, यहां पर रख दी मैंने ऑक्सीजन, यहां पर रख दी मैंने हाइड्रोजन और यहां पर रख दी मैंने सल्फर। ठीक है, आप जानते हो H और S यानी हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर क्या बनाते हैं भाई H2S। जानते हो इस चीज को आप जानते हैं H और O मिलकर क्या बनाते हैं H2O, और S और O मिलकर क्या बनाते हैं SO2। पता है इसको, ये तो बनाएंगे SO2, ये मिलकर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे H2O, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई H2S। यही कहा था उसने भी कि आपके पास 3 परमाणु उपस्थित है, ये तीनों आपस में जुड़कर यहां तो दोनों मिलकर बना लिया H2O, यहां दोनों मिलकर बना लिया SO2 और यहां दोनों मिलकर क्या बना लिया भाई H2S। फिर उसने क्या कहा था, यदि एक परमाणु का यानी यहां पर ऑक्सीजन है, अगर मैं ऑक्सीजन का परमाणु भार फिक्स कर देता हूं, यदि मैं ऑक्सीजन का परमाणु भार फिक्स कर देता हूं तो बताओ यहां पर कौन बचा हाइड्रोजन H2 और यहां पर कौन बचा भाई सल्फर। और आप जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना होगा 2, अनुपात सल्फर का कितना होता है भाई 32, तो इसको काट लो 2 एकम 2 और 16 दूनी का 32। ठीक है, तो जो तीसरा बच रहा है उसके अनुपात के या तो बिल्कुल बराबर होगा या उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। तो यहां पर भी कौन है H2S, तो देखो अगर यहां पर भी H2S है तो यहां पर भी क्या आ रही है H2S। मतलब दोनों सेम है कि नहीं, मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लागू हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है बात, अगेन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्लियर है, देख लो आप ध्यान से, बात समझ आ रही है।
देखो अगर मैंने एक परमाणु का परमाणु भार फिक्स कर दिया तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पर H2 बचा और यहाँ पे S बचा, तो बताओ नीचे कौन है, H2S तो है, तो जो इसका परमाणु भार होगा बताओ वही तो इसका परमाणु भार होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, कोई डाउट? ध्यान देख लो, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे क्या बोला जाता है भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे क्या बोला जाता है भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वापस बोल देता हूं कि अगर आपके पास तीन तत्व ए, बी और सी उपस्थित हैं और ये अलग अलग प्रकार से जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं, यदि इनमें से किसी एक का परमाणु भार फिक्स कर दिया जाए तो जो बचने वाले एटम है उसके परमाणु भारों का अनुपात तीसरे वाले यौगिक के परमाणु भार के अनुपात के या तो बिल्कुल बराबर होगा या उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसे क्या बोला जाता है भाई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कंप्लीट है, बिल्कुल सिंपल नियम है, बस थोड़ी समझने की आवश्यकता है कि आप नियम को किस प्रकार समझते हो। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है चलो, अब किसी मन में ये आ रहा होगा सर आपने ऑक्सीजन को फिक्स किया, आप सल्फर को फिक्स कर दे, तो कौन सी बड़ी बात है भाई। देखो किसी दिमाग में ये आ रहा हो कि सर आपने ऑक्सीजन को फिक्स क्यों किया, आप तो सल्फर को फिक्स करते। ले भाई, यहाँ पे मैं सल्फर रख देता हूँ, यहाँ पे एच रख देता हूँ, यहाँ पे ओ रख देता हूँ, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे H2, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे H2S, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई SO2। ये ले भाई, अगर अब की बार आप सल्फर को फिक्स कर रहे हो तो यहाँ पर सल्फर फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे H2 और यहाँ पे आ गई O2, देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ तो आ गया H2 और यहाँ पे आ गया अपने पास O2, ए तो H2 और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास O2। आप जानते हो हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्योंकि एक का एक है तो 2 का 2 होगा। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 का कितना होगा भाई 32, तो 2 एकम हो और 16 दूनी के कितने हो गए अपने पास 32। इधर आ दो, यहाँ पे H2 और यहाँ पे अपने पास है O, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा अपने पास 16, तो 2 एकम 2 और 2 अंठी 16। तो देखो आप यहाँ पे आ रहा है 1:8 यानी 1:8, यहाँ कितना है 1:16। बताओ डबल है कि नहीं, देख लो आप, 1 का डबल करोगे तो 1 ही रहेगा, और 8 का डबल करोगे अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, नहीं आएगा। तो मैंने कहा था ना, या तो बिल्कुल समान होगा या होगा उसका इंटीजर मल्टीपल, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है बात, या तो बिल्कुल ही समान होता और समान नहीं है तो जस्ट उसका क्या होगा डबल होगा। ये लो, इसका अगर 1:18 है भाई, इसका 1:18 है तो इन दोनों का मिलकर क्या आ रहा है 1:16। मतलब डबल है कि नहीं, देख लो ध्यान से, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है बात आप ध्यान से, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता क्या है। क्लियर है बात, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला जो नियम है वो अपने पास है गैलुसाक नियम। गैलुसाक लो, हिंदी में बोलते हैं इसको गैलुसाक नियम। गैलुसाक नियम, देखो गैलुसाक तो देने वाला साइंटिस्ट था भाई, गैलुसाक ने तो इस नियम को दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं गैलुसाक नियम। ठीक है, देखो इस नियम का जो दूसरा नाम है इसको ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ बाय वॉल्यूम। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। इस नियम का दूसरा नाम क्या होता है, इस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, यानी इसके अंदर जो भी बात होगी वो आयतन की बात होगी। पहली बात तो ये, इस नियम को देने वाला साइंटिस्ट था भाई गैलुसाक। नियम क्या है वो तो मैं अभी चर्चा कर लूंगा, उसकी तो आप टेंशन ना लो, क्योंकि हमने 3 नियम जब आसानी समझ लिए तो इस नियम में भी कोई ऐसी विशेष बात है नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नियम थे वो 4 ही चीज़ हम डिस्कस कर चुके, इनमें ऐसी कोई विशेष बात है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल नियम है ये। तो फिर भी हमको सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से, पहली बात तो जो गैलुसाक नियम था उसको देने वाला साइंटिस्ट था भाई गैलुसाक, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम नियम भी। अब देखो पहली बात तो ये जो नियम है गैलुसाक का जो नियम है ओनली फॉर ओनली गैसों पर लागू होता है भाई, यानी आपका ये जो नियम है ओनली फॉर ओनली गैसीय स्टेट पर लागू होगा। यानी किस अवस्था पर लागू होगा भाई, गैसीय अवस्था पर, ना तो ये सॉलिड पर लागू होगा ना ही ये लिक्विड पर लागू होगा। सुनो बात ध्यान से, ये आपका जो गैलुसाक नियम है वो ओनली फॉर ओनली गैसीय अवस्था वाले अणुओं पर लागू होता है, ना तो ठोस अवस्था पर लागू होता है और ना ही लिक्विड अवस्था पर लागू होता है। क्लियर है बात, कि गैलुसाक का जो नियम है ओनली फॉर ओनली किस पर लागू होता है भाई, गैस स्टेट पर, ना तो ये सॉलिड पर लागू होगा और ना ही किस पर लागू होगा भाई, लिक्विड पर। मतलब इस नियम में हम ओनली फॉर ओनली किसकी बात करेंगे, गैसों की। किसकी बात करेंगे, गैसों की, ना तो हम ठोस की बात करेंगे ना ही हम लिक्विड की बात करेंगे। क्लियर है आपको ध्यान से नियम, कि गैलुसाक का नियम ओनली फॉर ओनली कहां पर एप्लीकेबल होता है भाई, गैसीय अवस्था पर, ना सॉलिड पर एप्लीकेबल होता है और ना ही लिक्विड पर एप्लीकेबल होता है। अब नियम सुनो, नियम क्या है, कहता है
कि मान लो आपके पास दो या दो से ज़्यादा गैसें हैं, सुनो नियम ध्यान से, यदि आपके पास दो या दो से ज़्यादा गैसें हैं तो समान दाब और ताप पर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए भाई, फिक्स। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से गैसों के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था चेंज हो जाती है, पता है आपको इस चीज़ का। सुनो ध्यान से, नियम क्या कहता है कि समान ताप व दाब पर गैसों का जो आयतन है उनका जो अनुपात है, सुनो ध्यान से नियम क्या कहता है, नियम समझाने की कोशिश करूंगा आपको। नियम ने, पहली बात तो नियम को देने वाला साइंटिस्ट गैलुसाक था। देने वाला साइंटिस्ट कौन था भाई, गैलुसाक। लागू किस पर होता है ये, गैसों पर। अब नियम क्या है कि समान ताप व दाब पर, नियम कहता है कि समान ताप व दाब पर गैसों के जो क्रियाकारक का जो आयतन का अनुपात है, समान ताप व दाब पर गैसों के क्रियाकारक के आयतन का अनुपात और उत्पादों के आयतन का अनुपात एक सरल रेशो होता है। क्या कहता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो अगर आप गैस के जो रिएक्टेंट ले रहे हो, यानी एक इधर तो होगा आपके पास क्रियाकारक और उधर होगा आपके पास उत्पाद, पता है आपको उस चीज का। तो क्रियाकारक और उत्पाद के जो आयतन है, क्रियाकारक और उत्पाद के जो आयतन का अनुपात है वो हमेशा एक सिंपल होल रेशो होता है, यानी वो क्या होता है भाई, सरल अनुपात। वापस सुनो नियम ध्यान से, यदि समान दाब और ताप समान है तो अगर गैसों का जो क्रियाकारक के आयतन का अनुपात है वो गैसों के जो उत्पाद के आयतन का जो अनुपात है वो क्या होगा भाई, एक सिंपल होल रेशो। किस प्रकार, एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि N2 + 3H2 मिलकर बनाता है 2NH3। ये भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस है और N2 भी क्या होती है भाई, गैस। तीनों गैस होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती है भाई, अमोनिया गैस। ठीक है, तो देखो इधर आपको दिख रहा है इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब इसको 1 मान लूं मैं। इसका तो ले लिया अपन एक वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम है, क्योंकि गैसों के लिए किसकी चर्चा की जाएगी, वॉल्यूम की। इसका कितना वॉल्यूम आ रहा है भाई, 3, और इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है भाई, 2। पता आपको ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों क्या है अपने पास, क्रियाकारक। ये दोनों क्या है अपने पास, क्रियाकारक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिएक्टेंट। ठीक है, ये अपने पास क्या है भाई, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं भाई, उत्पाद। अब देखो नियम क्या कहता है कि अगर सेम टेम्परेचर, लिख रहा हूं मैं, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, समान ताप व दाब, यदि आपके पास ताप और दाब समान है तो जो गैसों के जो क्रियाकारक के जो अणु हैं, यही है क्रियाकारक के अणु, उनके जो आयतन और जो उत्पाद का जो आयतन है, अगर इन तीनों का अगर आप अनुपात लेते हो तो एक सिंपल होल रेशो आता है। इसका अनुपात कितना है, 1, इसका कितना है अनुपात 3, इसका अनुपात कितना है 2। ये कहलाता है भाई गैलुसाक नियम, कि 1:3:2। इसे बोलते हैं हम गैलुसाक नियम। इसे क्या बोलते हैं हम, गैलुसाक। यानी अगर आप ताप और दाब समान है तो गैसों के जो आयतन, गैसों के जो क्रियाकारक और गैसों के जो उत्पाद है उनके आयतनों का अनुपात एक सिंपल अनुपात होता है। यह कहलाता है गैलुसाक नियम। बिल्कुल सिंपल बात की, इसने कौन सी नई बात कह दी कि ये जो आप अनुपात लोगे, इसका 1, इसका 3, इसका 2, ये सिंपल होल रेशो नंबर है। ये कहलाता है गैलुसाक नियम। और गैलुसाक नियम ओनली फॉर ओनली कहां पर एप्लीकेबल होता है भाई, कहां पर ओनली फॉर ओनली कहां पर एप्लीकेबल होता है, गैसीय स्टेट पर। क्योंकि वॉल्यूम की चर्चा तो हम 90% गैसों के लिए कहते हैं, क्योंकि गैसों का अपना वॉल्यूम तो होता नहीं, कंटेनर का वॉल्यूम होता है। लेकिन मैंने कहा था ये बात हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको चैप्टर पढ़ना है गैसीय अवस्था। उस गैसीय अवस्था में मेरे को आइडियल गैस पढ़ानी है आपको और एक रियल गैस पढ़ानी है। जब पढ़ाऊंगा तो डिस्कस कर लूंगा, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप ये समझिए कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैसों के जो क्रियाकारक के आयतन है और गैसों के जो उत्पाद का आयतन है, अगर उनका आप अनुपात लेते हो तो वो सिंपल होल रेशो नंबर आएगा। ये कहलाता है भाई गैलुसाक नियम। इस नियम को क्या बोलते हैं भाई, ध्यान देख लीजिए, इस नियम को बोलते हैं हम गैलुसाक नियम। इस नियम को क्या बोलते हैं, गैलुसाक नियम। क्लियर है। ये अपने पास टोटल 5 नियम, एक नियम और चलता है, लास्ट नियम है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने मोल कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी मोल अवधारणा की तरफ मूव करेंगे। एक नियम और है, उस नियम को मैं समझा देता हूं आपको। वो लास्ट नियम अपने पास जो है वो अपने पास है आवोगाद्रो नियम। इसी नियम के द्वारा मोल अवधारणा की शुरुआत हुई थी भाई, आवोगाद्रो नियम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आवोगाड्रो रूल, आवोगाड्रो। देने वाला साइंटिस्ट कौन था, आवोगाद्रो। और आपने 9th में आवोगाद्रो नंबर पढ़ा होगा, Na बराबर 6.022 10⁻23 पढ़ा है ना आपने। इसको देने वाला साइंटिस्ट आवोगाद्रो था। इसे बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं इसे। इसी के द्वारा एक कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट नाम अपने पास मोल अवधारणा, उसकी शुरुआत हुई थी भाई। मोल अवधारणा की शुरुआत वैज्ञानिक आवोगाद्रो के द्वारा ही हुई थी। आवोगाद्रो ने अपने नियम के द्वारा जो कॉन्सेप्ट समझाया था वो कॉन्सेप्ट कौन सा था भाई, मोल अवधारणा।
हम भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, वो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आवोगाद्रो जो नियम है वो कहता क्या है, कि आवोगाद्रो नियम से मतलब है क्या। फिर हम वापस 6 के 6 नियमों का एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम मूल अवधारणा की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात, आवोगाद्रो नियम क्या है। आवोगाद्रो नियम एक इंपॉर्टेंट बात बोल के गया था। क्या बोल के गया था? कि अगर मान लो आपके पास, मतलब एग्जांपल समझाऊंगा आपको जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आपके पास 3 कंटेनर है, प्लस मत लगाओ, अलग अलग मान लो। 3 आपके पास कंटेनर है। एक कंटेनर ये रहा, एक इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। देखो आवोगाद्रो नियम कहता क्या है। इस कंटेनर में डाल दी मैंने हाइड्रोजन गैस, इसमें डाल दी मैंने नाइट्रोजन गैस, इसमें डाल दी मैंने ऑक्सीजन गैस, इसमें डाल दी मैंने हाइड्रोजन गैस, इसमें डाल दी मैंने नाइट्रोजन गैस, और इसमें क्या डाल दी मैंने? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगर मान लो इनका वॉल्यूम फिक्स है, अगर मान लो इसका वॉल्यूम 1 लीटर ले लो, 1 वॉल्यूम, इसका ले लिया मैंने 1, इसका भी ले लिया मैंने 1, यानी ऐसे मान लो आप कि अगर इसका वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है और इसका भी 1 लीटर, तो ये क्या है? वॉल्यूम ही तो वॉल्यूम, ठीक है। आवोगाद्रो क्या कहता है कि मान लो आपके पास 3 कंटेनर है, एक कंटेनर में तो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, एक कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, और एक कंटेनर में क्या भरी हुई है भाई? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। यदि इनका आप आयतन फिक्स कर दो, यानी अगर आपने कंटेनर में 1 लीटर ही हाइड्रोजन ली है, दूसरे कंटेनर में 1 लीटर ही नाइट्रोजन ली है, और तीसरे कंटेनर में 1 लीटर ही क्या लिया है आपने? ऑक्सीजन, तो इन जो तीनों कंटेनर है, सुना ध्यान से, अगर आपके पास 3 अलग अलग कंटेनर है और उन तीनों कंटेनर में अलग अलग गैस भरी हुई है, देखो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है। यदि इन तीनों कंटेनर में अलग अलग गैस भरी हुई है और अगर आपने उसका आयतन फिक्स कर दिया, तो इनके अंदर जो अवयवी कण होंगे, इनके अंदर जो अवयवी कण होंगे, मान लो कि इसके अंदर अवयवी कण मान लो x है, यानी इसके परमाणु की संख्या मान लो x है, इसके अपने पास y है, इसके अपने पास मान ली मैंने z है, ये तीनों क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। यानी अगर आपके पास तीनों कंटेनर में अलग अलग गैस भरी हुई है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अलग अलग गैस भरी हुई है, और यदि उनका अगर आपने आयतन फिक्स कर दिया, तो उनमें उपस्थित अवयवी कणों की संख्या भी क्या होगी? समान। चाहे गैस कोई सी भी हो, यह डिपेंड नहीं करता, यह डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर वॉल्यूम इनका फिक्स ले लिया आपने, तो इनमें जो परमाणु की संख्या है या जो अवयवी कणों की संख्या है, इन तीनों कंटेनर में क्या होगी? बराबर। यह नियम ही क्या कहलाता है भाई? आवोगाद्रो नियम। क्लियर है? यानी अगर इंग्लिश में बात करूं कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, इन कोई सी गैस लो, डिपेंड नहीं करता, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी अगर आपके पास वॉल्यूम इक्वल है तो उनमें उपस्थित मॉलिक्यूल की संख्या भी क्या होगी? इक्वल। और ये नियम ही क्या कहलाता है भाई? आवोगाद्रो नियम। क्लियर है कि आवोगाद्रो नियम क्या कहता है? तो अगर मैं रिवाइज करूं तो सबसे पहले पढ़ाया था मैंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसमें क्या कहा था? द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब जो क्रियाकारक का द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान होगा अपने पास उत्पाद का, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि वो जो नियम है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो एनर्जी है किस फॉर्म में बाहर निकल जाती है? m² की फॉर्म में, द्रव्यमान में कमी आ जाती है और वहाँ पर वो नियम लागू नहीं होता। फिर मैंने कहा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उस नियम को देने वाला साइंटिस्ट कौन था भाई? प्राउस्ट। उसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? स्टास और रिचार्ड ने। वो नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास प्रत्येक परमाणु का जो भार के अनुसार अनुपात है वो सदैव नियत रहता है, चाहे उसे आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो। मैंने वाटर का एग्जांपल बताया था आपको कि वाटर चाहे नदी का लो, तालाब का लो, कुएं का लो, कहीं का भी लो, उसमें जो रेशियो है 1:80 रहेगा। फिर हम बात करें तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। हमने कहा कि अब 2 एलिमेंट जुड़कर 2 से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, यदि उनमें से हम एक का परमाणु भार फिक्स कर दें तो उससे जुड़ने वाला जो दूसरा एटम है उसके परमाणु भारों का जो अनुपात है एक सिंपल यानी संपल सरल रेशियो होगा या सरल अनुपात होगा। पढ़ाया था मैंने आपको। फिर मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैंने कहा था यदि ट्राइंगल पे 3 तत्व उपस्थित हैं और वो आपस में जुड़कर अलग अलग यौगिक बनाते हैं, यदि उनमें से आप एक एटम का अगर एटॉमिक वेट फिक्स कर देते हो तो जो बच गए 2 एटम हैं उनके परमाणु भारों का अनुपात तीसरे वाले यौगिक के परमाणु भार के अनुपात के या तो बिल्कुल बराबर होगा या उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। उसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिर अपने पास था गैलुसाक का नियम। गैलुसाक ने क्या कहा कि अगर आपके पास ताप और दाब समान है तो गैसों के जो क्रियाकारक अणु हैं और गैसों के जो उत्पाद के अणु हैं, अगर उनके आप आयतन का अनुपात लोगे तो जो अनुपात का जो रेशियो है वो क्या होगा? एक सरल अनुपात रेशियो होगा। फिर अपने पास आवोगाद्रो कि अगर आपके पास 3 कंटेनर में अलग अलग गैस भरी हुई है, लेकिन अगर उसका आपने आयतन फिक्स कर दिया तो उसमें उपस्थित
अवयवी कणों की संख्या भी क्या होगी, समान। यह नियम कहलाता है भाई अवोगाद्रो नियम। तो ये टोटल 6 नियम थे जो समझाते थे हमको लॉ ऑफ केमिकल, समझाते थे कि किस प्रकार एटम आपस में जुड़ते हैं और किस प्रकार एक अभिक्रिया संपन्न होती है। अगले वाले लेक्चर में हमको जो बात करनी है वो एटम के बारे में बात करनी है, मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी है, एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक वेट, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, जितने भी मास होते हैं वे सब डिस्कस कर लिए जाएंगे और हम बढ़ेंगे मोल अवधारणा की तरफ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे अगले वाला टॉपिक।